11 सितंबर 2001 एक प्लेन न्यूयॉर्क की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ टावर से टकराया। फिर 17 मिनट बाद एक दूसरे प्लेन ने साउथ टावर को हिट किया। उस दिन ऑलमोस्ट 3000 लोग मारे गए। पर्ल हार्बर के बाद अमेरिकन सॉइल पे इतना बड़ा अटैक कभी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है कि यह अटैक एक ऐसे देश में हुआ था जिसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, FBI, CIA और NSA। और जब इस 9/11 अटैक की इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक और शॉकिंग चीज सामने आई कि CIA को पहले से पता था दो हाईजैकर्स नवाब अल हज़मी और खालिद अल मिहदार अमेरिका में हैं। FBI के पास फ्लाइट स्कूल्स की रिपोर्ट थी कि कुछ सस्पिशियस लोग सिर्फ प्लेन उड़ाना सीखना चाहते हैं, लैंड करना नहीं। और NSA के पास इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस थे जो अटैक की प्लानिंग सजेस्ट कर रहे थे। मतलब अटैक से रिलेटेड डेटा, इन्फॉर्मेशन और सिग्नल्स थे, लेकिन किसी ने भी डॉट्स कनेक्ट नहीं किए। CIA, FBI और NSA के पास अपना अपना डेटा था। इनके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां ये उस डेटा को एनालाइज कर सकें, सारे डेटा को एक जगह डाल के उसमें पैटर्न ढूंढ सकें। यानी इन 3000 लोगों की जान इसलिए नहीं गई कि इस अटैक का इंटेल एजेंसीज के पास नहीं था, बल्कि इतने लोगों को जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई थी। अगर 9/11 से पहले कोई ऐसा सिस्टम होता जो CIA के डेटा, FBI की रिपोर्ट्स और NSA की कॉल असेसमेंट को एक जगह लाता, डेटा को एनालाइज करके कोई कनेक्शन शो करता, तो शायद उन 3000 लोगों की जान ना जाती और शायद 9/11 कभी होता ही नहीं। इसी एम के साथ 2004 में एक कंपनी बननी स्टार्ट हुई जिसे CIA ने खुद फंड किया, जिसका नाम रखा गया एक लॉर्ड ऑफ द रिंग आर्टिफैक्ट के नाम पर, पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज। आज ये कंपनी गवर्नमेंट को वॉर जितवा रही है। इनके पास इतना डेटा है कि ये आपके फोन से आपकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ये दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस कंपनीज में से एक है। पैलेंटियर को समझने के लिए हमें इंटरनेट के अर्ली डेज में जाना होगा, जब इंटरनेट को डेवलप किया गया। Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हुई थी और इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले US मिलिट्री की यूजेज के लिए डेवलप किया गया था। कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन बहुत स्पीड से टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहा था। इन्होंने 1957 में अपनी स्पुतनिक सैटेलाइट भी स्पेस में भेज दी थी एंड दैट स्केयर्ड US। अमेरिका ने ये देखने के बाद अपनी नासा और ARPA जैसी एजेंसीज को हेवीली फंड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अमेरिका को कंसर्न था अगर सोवियत यूनियन ने अमेरिका के फोन सिस्टम को यानी टेलीफोन सिस्टम को हाईजैक कर लिया तो पूरे देश का कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और उनकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अमेरिका के एक साइंटिस्ट JCR लिकलिंडर ने दिया। इन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके, यानी अगर सोवियत्स अमेरिका के टेलीकॉम सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तब भी कम्युनिकेशन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। और इसी प्लान में मिलिट्री यूसेज के लिए ईयर 1969 में US मिलिट्री की रिसर्च आर्म ने ARPANET की शुरुआत की। 29 अक्टूबर 1969 के दिन ARPANET ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड के बीच पहला मैसेज डिलीवर किया था। फिर US मिलिट्री ने ARPANET से इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को लिंक कर दिया। नाउ कट टू 1991, ली बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की। और अब इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव या सेंड करने का एक मीडियम नहीं था, बल्कि अब इंटरनेट इंफॉर्मेशन का एक वेब बन चुका था जहां पर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को कोई भी रिट्रीव कर सकता था। और यहीं से मॉडर्न इंटरनेट की शुरुआत हुई, जिसकी फाउंडेशन US मिलिट्री ने इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए रखी थी, बट 1990s के आते हुए ये पब्लिक हो गया। अब 1990s वो टाइम था जब CIA और US मिलिट्री ने डीप टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। एक टॉप अमेरिकन कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रूस शेनियर ने एक बार कहा था कि इंटरनेट बनाया ही सर्विलेंस के लिए गया था, लेकिन CIA और US मिलिट्री को पता था कि इंटरनेट पे मास सर्विलेंस सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से नहीं होगी, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी ही। इसके लिए US गवर्नमेंट ने MDDS प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर US की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर जो रिसर्चर्स काम कर रहे थे उन्हें CIA ने फंड करना स्टार्ट किया। ये वो लोग थे जो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे और इन्हीं में से थे गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। 95 में CIA ने उनकी टीम को 2 प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड की। जिस तरह पैलेंटियर जैसे सॉफ्टवेयर्स कॉम्प्लेक्स डेटा को स्ट्रक्चर करती हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी क्लैरिटी और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। लाइक बॉन्ड्स एक पुराना और ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर रिटेल इन्वेस्टर अभी भी इसमें कम पार्टिसिपेट करते हैं। पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा हुआ करता था, इसीलिए इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स ही इन्वेस्ट कर पाते थे। लेकिन अब रूल्स और ऑनलाइन बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म्स की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स भी लिस्टेड कॉर्पोरेशंस में छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। विंट वेल्थ एक ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को इन बॉन्ड तक एक्सेस देने में हेल्प करता है। विंट वेल्थ एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आप 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म्स पे जनरली BBB से A रेटेड बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं, जहां इन्वेंट्रीज पर रिटर्न 9 से 12% पर एनम की रेंज में देखने को मिलते हैं। हर बॉन्ड के साथ आपको इशूअर डिटेल्स, रेटिंग, टेन्योर और इंटरेस्ट स्ट्रक्चर क्लियरली मेंशन मिलता है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। यहाँ इन्वेस्टिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है और ये UPI और नेट बैंकिंग के थ्रू भी सपोर्टेड है। एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड मिलता है जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और रीपेमेंट शेड्यूल को ट्रैक कर सकते हो। साथ
साथ ही विंट वेल्थ हर लिस्टेड बॉन्ड में 2% खुद इन्वेस्ट करता है फॉर स्किन इन द गेम अप्रोच। ये बॉन्ड्स एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, तो अगर आप मैच्योरिटी से पहले सेल करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी का ऑप्शन भी होता है, लेकिन उस वक्त प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा। अगर आप बॉन्ड्स को डिटेल में समझना चाहते हो तो स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर और टैक्सेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। अपने पहले प्रोजेक्ट में ये एक क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टूल डेवलप कर रहे थे और इनका दूसरा प्रोजेक्ट था इंटरनेट का यूज करके एक मैसिव डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। ब्रिन और पेज ने CIA की हेल्प से एक ऐसा सर्च इंजन डेवलप कर दिया था जिस पर यूजर नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके बहुत बड़े डेटा सेट से अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को रैंक करा सकते थे। और ये चीज बाद में जाके गूगल की फाउंडेशन भी बनी, जिसे इन्होंने 1998 में एक ऑफिशियल कंपनी की तरह रजिस्टर करा लिया था। इन 1990s अमेरिका में इंटरनेट बूम कर रहा था, बट अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसके थ्रू डिजिटली ऑनलाइन पेमेंट की जा सके। कोई भी सर्विस यूज करने के लिए उस वक्त मैनुअल बैंक्स और ऑफलाइन पेमेंट्स करनी पड़ती थी। अब पीटर थिल नाम का एक बिजनेसमैन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दे रहा था, जहां उसे एक यूक्रेनियन जूइश बिजनेसमैन मैक्स लेवचिन मिला। मैक्स ने पीटर थिल के सामने अपना एक आइडिया प्रेजेंट किया कि वो एक क्रिप्टोग्राफी सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है और उसके कंज्यूमर्स होंगे वो कंपनीज जिन्हें एंड टू एंड एनक्रिप्शन चाहिए। पीटर थिल को ये आइडिया काफी पसंद आया और उसने इस बिजनेस में हजारों डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ से फील्डिंग नाम की एक कंपनी स्टार्ट हुई, बट इट फेल्ड क्योंकि मार्केट में इस वक्त ऐसे सॉफ्टवेयर की डिमांड नहीं थी। इसके बाद थिल और मैक्स एक डिजिटल पेमेंट कंपनी कॉन्फिनिटी को फॉर्म करते हैं, जिसमें लोग ईमेल्स के थ्रू पेमेंट्स कर सकते थे। और उसी वक्त एलॉन मस्क अपनी X.com नाम की कंपनी के साथ डिजिटल पेमेंट फील्ड में एंटर कर गए। ये 2000 में ये दोनों कंपनीज मर्ज हो गई और फाइनली पेपैल बॉन्ड होती है। उस टाइम पर लोग eBay के थ्रू अपने आइटम्स को ऑक्शन करके सेल किया करते थे, लेकिन उनके पास कोई भी पेमेंट ऑप्शन नहीं था। मोस्टली पेमेंट उस वक्त चेक्स या मनी ऑर्डर्स के थ्रू किए जा रहे थे, लेकिन पेपैल ने प्रॉब्लम सॉल्व की। इनिशियली पेपैल ने यूजर्स को $10 का एक ज्वाइनिंग बोनस भी दिया, लेकिन जब अब पेपैल फेमस होने लगी तो उन्हें बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड्स का सामना करना पड़ा और वो हर घंटे इन फ्रॉड्स की वजह से $2300 लूज कर रहे थे। हर महीने वो $10 मिलियन का लॉस सफर कर रहे थे। जो फ्रॉडस्टर थे वो क्रेडिट कार्ड चुरा के पेपैल में ऐड कर रहे थे और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से अमाउंट ट्रांसफर करके वो उस बैंक से विड्रॉ कर लेते थे। और जब इसका पता कार्ड ओनर को चलता था तो वो बैंक से कंप्लेन करके चार्जबैक इशू करवा लेते थे और पेपैल को उनके लॉसेस कवर करने पड़ते थे। और फ्रॉडस्टर बॉट्स के थ्रू हजारों फेक अकाउंट्स बनाकर पेपैल के $10 की ज्वाइनिंग फीस को भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इस सब के बाद पेपैल के CTO मैक्स, इन्होंने एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम डेवलप किया जिसे बाद में पैलेंटियर में यूज किया गया और यही सिस्टम पैलेंटियर की पूरी फाउंडेशन बना। मैक्स ने IGOR नाम का एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम पेपैल में इंटीग्रेट किया। इस सिस्टम ने पेपैल पर होने वाली ट्रांजैक्शन के डेटा में पैटर्न्स ढूंढना शुरू किया। पेपैल ने अपने सिस्टम में कुछ क्राइटेरिया सेट किए कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कब फ्रॉड हो सकती हैं और अब IGOR का काम था अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन इन क्राइटेरियाज को फुल करे तो उसे रियल टाइम में फ्लैग कर दिया जाए। पेपैल ने सबसे पहले ट्रांजैक्शन के डेटा को पर ट्रांजैक्शन कंसीडर करने के बजाय ट्रांजैक्शन 1, 2, 3 इस तरह से कंसीडर किया। हर कस्टमर के ट्रांजैक्शन के डेटा को कंपाइल करके उन्हें मशीन लर्निंग मॉडल्स में फीड कर दिया ताकि कस्टमर बिहेवियर प्रोफाइल बनाई जा सके। उन्होंने इस डेटा का यूज करके कस्टमर बिहेवियर को समझा कि कौन सा कस्टमर एक एवरेज बेसिस पे कितनी ट्रांजैक्शन करता है, उसने सबसे बड़ी अमाउंट में आज तक कितनी ट्रांजैक्शन की और ट्रांजैक्शंस कितना फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, जनरली वो अकाउंट में कितने पैसे रखता है, यानी उसका एवरेज बैलेंस क्या है। अब IGOR का काम था कि अगर कस्टमर का ट्रांजैक्शनल पैटर्न वही है जो ऑलरेडी उसके ट्रांजैक्शनल डेटा को कंपाइल करके मशीन लर्निंग में फीड किया गया है या जो उसका नॉर्मल ट्रांजैक्शनल पैटर्न है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक अमाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी, मान लो पूरा पैसा बैंक से एक साथ विड्रॉ कर लिया गया या फिर रिसीवर के बैंक में एक छोटा सा अमाउंट है बट उसके तरफ से एक बड़ी ट्रांजैक्शन की गई और रैंडम IP एड्रेसेस पे ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, तो IGOR इन पैटर्न्स को स्टडी करके उस अकाउंट को फ्लैग कर देगा और इस तरह वो फ्रॉड डिटेक्शन में काफी सक्सेसफुल भी हुए। पेपैल के सिस्टम की वजह से फ्रॉड रेट्स बहुत कम हो गए। इवन ग्राउंड पर FBI और लोकल पुलिस की हेल्प से फ्रॉड रिंग को ह्यूस्टन इवन नाइजीरिया तक अरेस्ट किया गया। अब इसके बाद पेपैल के फाउंडर्स ने अपनी कंपनी 1.5 बिलियन में eBay को सेल कर दी। इसके बाद स्टार्टिंग हुई पेपैल माफिया की। आगे चल के पेपैल की टीम ने ट्रांसफॉर्मेशनल कंपनीज बिल्ड करना स्टार्ट की जैसे YouTube, SpaceX और LinkedIn। और पेपैल की टीम के कोर मेंबर थे पीटर थिल, जिन्होंने आगे चल के पैलेंटियर टेक्नोलॉजीज फाउंड की। अब 11 सितंबर में 9/11 अटैक के बाद CIA की वेंचर कैपिटल आर्म INQ-tel ने ऐसी प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही थी। इसी दौरान 2004 में CIA, पीटर थिल और एलेक्स कार्प समेत कई सारे सिलिकॉन वैली के प्लेयर्स ने पैलेंटियर में $2 मिलियन इन्वेस्ट किए और पीटर थिल ने पर्सनली अपने $30 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। तो पैलेंटियर एक्चुअली कर क्या रही थी? वेल, दैट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ट्रूथ इज कि पैलेंटियर के एम्प्लॉयज को भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये कंपनी काम कैसे करती है, क्योंकि इसका रोल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 9/11 अटैक्स के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को ढूंढने और मारने में भी US मिलिट्री की सील टीम 6 की हेल्प पैलेंटियर ने की थी। तो बेसिकली पीटर थिल का आइडिया था कि अगर मशीन लर्निंग के थ्रू IGOR का यूज करके फ्रॉड्स को रोका जा सकता है तो एक सिमिलर सिस्टम डेवलप करके हम टेररिस्ट अटैक होने से क्यों नहीं रोक सकते। इसीलिए पैलेंटियर ने सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक गॉथम सॉफ्टवेयर डेवलप किया। ये पैलेंटियर का फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर है।
जिसे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, मिलिट्री, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट्स ये सब यूज करते हैं। अब इसका काम है एजेंसीज के पास जो फर्मेंटेड डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है ये उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ताकि ये डेटा में पैटर्न्स ढूंढ सके और डॉट्स कनेक्ट करना इजी हो जाए। फिर इस पूरे फ्रेगमेंटेड डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड सर्चेबल वेब में कन्वर्ट कर देता है। सोचिए अगर बहुत सारे लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस और ट्रैवल हिस्ट्री, सोशल मीडिया पोस्ट, क्रिमिनल हिस्ट्री, इस सब को ऑर्गेनाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एनालाइज किया जाए तो इस डेटा की मदद से सस्पिशियस लोगों को पकड़ना कितना आसान हो जाएगा। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर कोई इंसान किसी सस्पिशियस नंबर पर रेगुलरली कॉल्स कर रहा है या फिर वो सोशल मीडिया पर रेडिकल पोस्ट कर रहा है। पैलेंटियर के डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर से सिर्फ वो इंसान ही नहीं उसका नेटवर्क भी पकड़ा जा सकता है जिसके साथ वो कनेक्टेड है। डेटा में पैटर्न्स ढूंढ के उसके ऐसे कनेक्शंस का भी पता लगाया जा सकता है जो नॉर्मली दिखते ही नहीं। इनके गॉथम सॉफ्टवेयर को मिलिट्री फोर्सेस किस तरह यूज करती हैं वो हम यूक्रेन फोर्सेस के एग्जांपल से समझ सकते हैं। बैटलफील्ड्स में ड्रोन की लाइव फीड, रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस और थर्मल सेंसर्स यानी हीट सिग्नेचर्स, इसके डेटा को एनालाइज करके पैलेंटियर गॉथम यूक्रेन मिलिट्री को प्रोबेबल रशियन फायरिंग पोजीशन का एक मैप प्रोवाइड करता है। प्रोबेबल रशियन फायरिंग पोजीशंस को एक मैप पर कुछ मिनट्स में विजुअली शो कर देता है जिससे यूक्रेनियन मिलिट्री के काफी घंटों का टाइम बचता है और इतने कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने के लिए उन्हें मैनुअल ह्यूमंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। इवन यूक्रेनियन कमांडर्स पैलेंटियर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से ये क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं कि वेयर आर लाइकली रशियन टैंक्स पोजीशन, जिसके रिप्लाई में पैलेंटियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा की हेल्प से पोजीशंस डीपली कमांडर्स को एक्सप्लेन करता है। सितंबर 2022 से 25 के बीच यूक्रेन ने 400 रशियन पोजीशंस को यूएस मिसाइल से हिट किया है और इस पे पैलेंटियर की सीईओ का कहना है कि इन पोजीशंस को हिट करने के पीछे पैलेंटियर का रोल है। पैलेंटियर गॉथम की हेल्प से यूक्रेनियंस रशिया के वॉर क्राइम को कोर्ट में प्रूव करने के लिए क्रेडिबल एविडेंस भी पेश कर पाते हैं। अब रशियन ड्रोन्स की फुटेजेस, टेलीग्राम पोस्ट या फिर इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन, ये सारा डेटा यूक्रेनियंस के पास ऑलरेडी रहता है लेकिन ये डेटा इतना स्कैटर्ड है कि यूक्रेनियंस इससे कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। पैलेंटियर इस सारे डेटा को कंपाइल करके डेटा में पैटर्न ढूंढकर रशियंस के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने में यूक्रेनियंस की हेल्प करता है। कौन सी मिसाइल कहां गिरी, उसकी फुटेज, टाइम स्टैम्प्स, उस समय की इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन और तब की वेरीफाइड टेलीग्राम पोस्ट्स, ये सब वेरीफाई करके एक क्रेडिबल एविडेंस तैयार हो पाता है। यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के 3 महीने बाद ज़ेलेंस्की से मिलने वाले किसी वेस्टर्न कंपनी के पहले लीडर भी पैलेंटियर के सीईओ एलेक्स कार्प ही थे। इंटरेस्टिंगली यूक्रेनियन फोर्सेस पैलेंटियर के साथ टॉप सीक्रेट बैटलफील्ड डेटा शेयर कर रही है ताकि यूक्रेनियन इंटरसेप्टेड ड्रोन्स को ऑटोनॉमस बनाया जा सके। रशिया यूक्रेन पर अटैक करने के लिए ज्यादातर ईरान जैसे शहीद ड्रोन्स का यूज करता है और यूक्रेन उन्हें ऊपर ही इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन अगर रशिया बहुत सारे ड्रोन से एक साथ ही अटैक कर दे तो यूक्रेन के लिए उसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वॉर डेटा और एआई का यूज करके पैलेंटियर यूक्रेन फोर्सेस और उनके इंटरसेप्टेड ड्रोन्स को एडवांस इंटरसेप्टिंग कैपेबिलिटीज दे रहा है। यूक्रेन के अलावा पैलेंटियर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की भी काफी हेल्प करता है। आप ये फोटो देखो, इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज लेबनान, गाजा और दूसरे देशों से मैसिव अमाउंट में रॉ डेटा कलेक्ट करती हैं। फोन रिकॉर्ड्स, इंटरसेप्टेड मैसेजेस, ड्रोन और सैटेलाइट फुटेज, इंटरनेट एक्टिविटी और इवन उनके फोटोज और वीडियोस। लेकिन ये डेटा रॉ फॉर्म में इजरायली फोर्सेस के किसी काम का नहीं है। फिर से यहाँ पैलेंटियर गॉथम की हेल्प से इजरायली मिलिट्री इस डेटा को कंबाइन करती है, इसमें पैटर्न्स फाइंड करती है यानी कौन किससे कनेक्टेड है और पैलेंटियर सस्पेक्टेड टेररिस्ट की एक पूरी लिस्ट जनरेट कर लेता है। पैलेंटियर का जो मॉडल इजराइल में है वो हर एक पैलेस्टीनियन को 1 से लेकर 100 के बीच में रेटिंग देता है। ये रेटिंग ही डिसाइड करती है कि कौन सा इंडिविजुअल किस लेवल पे टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जिसकी जितनी हाई रेटिंग होगी इजरायली फोर्सेस उसे इतनी ही प्रायोरिटी पे टारगेट करेगी। अब पैलेंटियर की ये रेटिंग कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे ऑलरेडी किसी फ्लैग्ड टेररिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में होना या हर कुछ महीने बाद फोन बदल लेना, फ्रीक्वेंटली अपना एड्रेस चेंज करना। सीईओ का आपके अकॉर्डिंग लेबनान में इजरायली डिफेंस एजेंसीज ने हिजबुल्ला के मेंबर्स पर जो पेजर अटैक किए थे उसमें भी पैलेंटियर का यूज हुआ था। पैलेंटियर की सीईओ को अक्सर गाजा में किलिंग्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत बैकलैश भी फेस करना पड़ता है। यूएस ने वॉर के 4 दिन के अंदर ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट्स को सेलेक्ट किया है और उसमें ज्यादातर टारगेट्स पैलेंटियर की हेल्प से सेलेक्ट किए गए हैं। यूएस फोर्सेस मिलिट्री ऑपरेशंस और वॉर को प्लान करने के लिए पैलेंटियर के डेटाबेस से लिंक्ड एआई चैटबॉट्स यूज कर रही है। यूएस के असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी का कहना है कि यूएस ऑटोनोमस वेपन्स डेवलप करना चाहता है, यानी वेपन्स पूरी तरह से एआई की हेल्प से ऑपरेट होंगे, उसमें ह्यूमन इंटरैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे सिस्टम को बैकएंड से पैलेंटियर ही सपोर्ट करेगा। पैलेंटियर कितनी इंपॉर्टेंट कंपनी है वो इस बात से समझा जा सकता है कि डेटा 21st सेंचुरी का ऑयल है, बट बिना रिफाइनिंग के डेटा किसी काम का नहीं और ये डेटा रिफाइन करने का काम पैलेंटियर करती है। जर्मन पुलिस, यूएई, फ्रांस, ग्रीस, जापान, इनके साथ साथ यूनाइटेड किंगडम के पैलेंटियर के साथ 24 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन पैलेंटियर सिर्फ टेररिस्ट और एंटी स्टेट एक्टर्स को ट्रैक करने के लिए नहीं बल्कि अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स और प्रोटेस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए भी है और इसे अमेरिकन एजेंसी आइस यूज कर रही है। आपने इनकी रील्स या शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देखी होंगी
कि ये इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके कहीं भी सड़क पे रोक लेते हैं। ये ऐसा करते कैसे हैं? अप्रैल 2025 में होमलैंड ने पैलेंटियर को $30 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था और पैलेंटियर ने आइस के लिए डिफरेंट यूएस फेडरल एजेंसीज का यूज करके एक डेटाबेस बनाया था, जिसकी हेल्प से सिर्फ एक फेशियल स्कैन से आइस एजेंट्स किसी भी सिटीजन की पूरी इंफॉर्मेशन और इवन रियल टाइम लोकेशन का पता लगा सकते थे। और सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स ही नहीं, बल्कि उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोगों का भी पता लगा पाना पैलेंटियर के डेटाबेस से पॉसिबल है। यानी पैलेंटियर को आप यूएस का सर्वेलेंस टूल बोल सकते हो। पैलेंटियर ने आइस के लिए एक ऐसा एलीट सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जो मैप बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम पे काम करता है। इसमें ये फेडरल आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स और इवन पुलिस इंफॉर्मेशन से डेटा कलेक्ट करता है और फिर उन्हें एनालाइज करके आइस एजेंट्स के लिए एक विजुअल इंटरफेस जनरेट कर देता है। एजेंट्स अपनी फोन की स्क्रीन पे पॉइंट्स देख सकते हैं और ये पॉइंट्स एक्चुअल में लोग होते हैं। पैलेंटियर का ये सॉफ्टवेयर बताता है कि इस इंसान की उस पर्टिकुलर एड्रेस पर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसकी हेल्प से एजेंट्स इजीली देख सकते हैं कि कहां पर लोग क्लटर्ड हैं, कहां रेड करनी है। मार्च 2026 में प्रेसिडेंट ने सभी अमेरिकन फेडरल एजेंसीज को अमेरिकन का डेटा शेयर करने के लिए कहा था और इस पूरे डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने का काम पैलेंटियर को दिया गया था, जिसके बाद पैलेंटियर के 13 एम्प्लॉइज ने लेटर तक साइन कर दिए थे कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अनएथिकल। अमेरिकन लॉ मेकर्स का कहना है कि ट्रंप पैलेंटियर का यूज करके एक सीक्रेट डेटाबेस बना रहा है जो बाद में अमेरिकन की पूरी लाइफ समझकर हर एक इंडिविजुअल पर स्पाई करने के केपेबल होगा। 2016 में पैलेंटियर के फाउंडर पीटर थील ने ट्रंप के कैंपेन में $1.25 बिलियन डोनेट किए थे और इस साल यूएस में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही पीटर थील ने रिपब्लिकन्स को $8,50,000 डोनेट किए हैं। अभी यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, 2022 में इनके सेनेट सिलेक्शन कैंपेन में थील ने $15 मिलियन डोनेट किए थे। अमेरिकन पॉलिटिकल सर्कल्स में ये तक कहा जाता है कि जेडी वैंस को ट्रंप के कैबिनेट में वाइस प्रेसिडेंट बनाने के पीछे पीटर थील का एक बहुत बड़ा रोल है। अब इंटरेस्टिंगली, जहां पीटर थील डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं उनके सीईओ एलेक्स ये कमला हैरिस को बैक करने में लगे थे और ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद कमला सपोर्टर एलेक्स ने ट्रंप के इनॉग्रेशन में $1 मिलियन डोनेट किए। ट्रंप व्हाइट हाउस की ईस्ट विंग को तोड़कर प्रेसिडेंट के लिए एक नया बॉल रूम और रेजिडेंट बना रहे हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स $300 मिलियन है। इसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज के साथ पैलेंटियर भी फंड कर रही है। चाहे व्हाइट हाउस में कोई भी हो, एलेक्स और पीटर थील जैसे लोगों को सिर्फ बिजनेस से मतलब है। इन्हें ट्रंप को सपोर्ट शो करने का फायदा भी हुआ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पैलेंटियर को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, चाहे वो आइस के लिए टूल्स डेवलप करना हो या फिर अमेरिकन पर स्पाई करने के लिए एक टॉप सीक्रेट डेटाबेस डेवलप करना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.